हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम फ्रिक्शन चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और लास्ट टर्न पर आपको एंगल ऑफ रिपोज तक सिखा दिया था। आज हम उसके आगे का पोर्शन स्टडी करते हैं और कुछ नए केसेस आपको एंगल ऑफ रिपोज से जुड़े हुए सिखाते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ये तो आपको बता दिया गया था। आज आपको उसका फॉर्मूले के बारे में कुछ चीजें बताएंगे। आपको बताया था कि अगर इस पॉइंट को हम कंसीडर करें O और इस पॉइंट को कंसीडर करें A, तो जब तक ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस तरह रखी है तब तक इस बॉडी का वेट जो कि mg ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और वो एक्ट करता है इस सरफेस पर जिस पर बॉडी रखी है OA, और सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है उस बॉडी के ऊपर। ये न्यूटन के थर्ड लॉ में हमने सीखा था। अब इस O पॉइंट को यहीं पर रखते हुए आप ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का ये पॉइंट है या ये एंड कहना चाहिए ये है, या आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो। ये मैंने आपको एक्टिविटी करने के लिए भी कहा था कि आप एक इस तरह का कोई कॉपी कार्डबोर्ड वगैरह हार्ड सा सरफेस लेकर उसके ऊपर अपना कुछ ज्योमेट्री बॉक्स या कोई और बॉक्स रख के और उसके एक एंड को ऐसे लिफ्ट करना शुरू करें धीरे धीरे ऊपर की तरफ। धीरे धीरे करना है, ग्रेजुअली ये काम करते जाएंगे। जब आप ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट उसको, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जिस पोजीशन तक लिफ्ट करने पर ये बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड होगा, यानी स्लाइड करना जस्ट शुरू करेगा। एकदम से नहीं कि आपने इतना ऊंचा उठा दिया कि फटाक से फिसल के नीचे आ गए। इसे चलना शुरू कर देना चाहिए। इस पॉइंट से जितना ऊपर तक आने पर इस बॉडी ने जस्ट चलना शुरू किया, हॉरिजॉन्टल के साथ बने हुए इस एंगल को ही एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता था। और इस सरफेस को मैंने बताया था इंक्लाइंड प्लेन बोल देते हैं। वो स्कूटर चढ़ाने वाला रैंप वगैरह का एग्जांपल मैंने बहुत डिटेल में कर लिया था। अब आपको ये सब कुछ बातें एक्सप्लेन कर दी गई थी जो मैं फटाफट यहां पर बनाकर बता रहा हूं इसके फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए। वर्टिकली डाउनवर्ड mg हमेशा लगना ही है, आपको बताया था, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। और आपको बताया था कि जितना सरफेस ऊंचाई तक उठाया जाता है, नॉर्मल रिएक्शन अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से उतना नीचे की तरफ झुकता जाता है। वो एंगल वगैरह सब बना के बताया था, पिछली क्लास को आप देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में आपको ये सारे डिटेल मिलेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है। तो ये वेक्टर mg, ये एंगल भी थीटा, तो ये mg cos थीटा था और ये था mg sin थीटा। ये रिजॉल्व कैसे, सब कुछ पूरी कहानी बताई जा चुकी है। और जैसे ही mg sin थीटा फोर्स लगती है, ये बॉडी नीचे स्लाइड करना शुरू करता है। फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगती है इस डायरेक्शन में, और जब ये बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी ही लगती है जितना ये mg sin थीटा। mg sin थीटा वो फोर्स है जो इसे नीचे स्लाइड करा के ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब तक ये इंक्लाइंड प्लेन पर नहीं था, हॉरिजॉन्टल पर था, तब तक हमें फोर्स लगानी पड़ती थी जो कि हमारी अप्लाइड फोर्स होती थी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको अपोज करता था। और जब ये बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड होती थी तब जो फोर्स लगती थी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन
वही लिमिटिंग फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स उस केस में इक्वल होती थी जिस पर ये बॉडी जस्ट चलना शुरू करता था। और मैंने पूरी लिमिटिंग फ्रिक्शन के ग्रेजुअल बनने की कहानी आपको सुनाई थी, ग्राफ बना के भी दिखाया था सोफा सेट को पुश करते हुए। पिछले वीडियोस में जाकर आप देखेंगे तो बताया था सेल्फ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आप जितना फोर्स लगाते हो फ्रिक्शन भी उतना ही लगाता रहता है जब तक ये बॉडी नहीं चलता। चलना शुरू करने तक फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू को बढ़ाता रहता है और चलना शुरू करने वाले पॉइंट पर, जिसको ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, वहां तक अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल रहते हैं। तो यहां पर भी इस बॉडी ने जस्ट चलना शुरू किया है और जस्ट चलना शुरू करने वाली फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के हमेशा इक्वल होती है। बस फर्क यहाँ इतना है, यहाँ mg sin थीटा वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी ने जस्ट चलना शुरू किया है, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड किया है। तो mg sin थीटा वो फोर्स है जिसने जस्ट बिगिंस टू स्लाइड करवाया है, उसी के इक्वल फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगी है, इसलिए फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और mg sin थीटा इक्वल है। और r को कौन बैलेंस कर रहा है, देख रहे हैं, इस r को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। इस कंडीशन में r को बैलेंस करता था mg। तो ये रिजोल्यूशन और ये सारे डायग्राम वाली बात आपको पिछले क्लास में यानी पिछले लेक्चर में बता दी थी। बस आपको अब ये इस क्लास में यानी इस लेक्चर में ये बताया जा रहा है कि mg sin थीटा वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड करता है और वही इक्वल होती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के। जैसे जिस फोर्स पर यहां जस्ट बिगिंस टू स्लाइड करता था उतनी ही वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती थी। तो हमने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को mg sin थीटा यानी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड कराने वाली फोर्स के इक्वल रख दिया और mg cos थीटा r को बैलेंस कर रहा है। इसको अगर इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे और डिवाइड कर दें डिवाइड 1/2 यानी 1 इक्वेशन को 2 इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो f अपॉन r ये तो आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और इज इक्वल टू, आप जब इन दोनों को डिवाइड करोगे mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा आ जाएगा राइट हैंड साइड में। और आप mg से mg को कैंसिल कर सकते हो। अब आपका f अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को 10 थीटा लिख सकते हैं। और लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के हिसाब से आपने पढ़ा है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो f इज इक्वल टू म्यू r होता है, तो म्यू की वैल्यू f/r होती है। ये आपने लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में पढ़ लिया है। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल में। f/r की जगह आप म्यू लिख सकते हो और ये टेन थीटा। ये आपका रिलेशन आ गया बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। डेफिनेशन एंगल ऑफ रिपोज की आपने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। बस ये फॉर्मूला आपने अब नया सीखा है कि mg sin थीटा को फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करेगा, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड mg sin थीटा उस फोर्स की वजह से। जिस भी फोर्स पर जस्ट बिगिंस टू स्लाइड होता है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स होती है। और mg cos थीटा को r ने बैलेंस किया, डिवाइड करके ये आपके पास आ गया। यानी रिलेशन क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इज इक्वल टू टेंजेंट, tan का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। और पिछले लेक्चर में बच्चों को एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो एक बात बताई गई थी उस फॉर्मूले के मुताबिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये पिछले लेक्चर में बता दिया था। उसके मुताबिक आपका एक ये फॉर्मूला भी आया था। ऑल्सो म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसमें अल्फा एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये जानने के लिए आपको पिछले लेक्चर में देखना चाहिए, जिन्होंने देखा है उनको पता भी होगा। आपको दो एंगल पढ़ा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, और दोनों का ही टेन जो है वो म्यू के बराबर आ रहा है।
देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है। इस डेरिवेशन से हमें ये कंक्लूजन मिलता है। तो ये आपकी एंगल ऑफ रिपोज के बारे में जो पिछले लेक्चर में इनकम्प्लीट जानकारी रह गई थी वो आप कंप्लीट हो जाती है। ये वाला जो डायग्राम है ये आपको बहुत अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करने में। अब हम बच्चों को ले चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा और अल्फा ये दोनों इक्वल होते हैं, रीजंस वगैरह सारी चीजें सीख चुके। ये आपके सामने आ चुका है आज का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विदाउट एक्सेलरेशन। इसमें आपको 3 केसेस पढ़ने हैं। पहला केस आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट केस है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब ये चीज क्या है इसको मैं पूरा डिस्क्राइब करके समझाता हूं। पहले ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस में देखें, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर ये एक बॉक्स रखा है। बॉक्स रखा होते ही एक काम तो आपको कर ही देना है। बॉक्स का वेट mg सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा होगा और सरफेस उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बॉक्स पर लगा रहा होगा। ये तो आप चाहो ना चाहो ऐसा पहले से ही हो रहा है। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो तो आपको इस पर फोर्स लगानी होगी और उस फोर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उस डिस्टेंस से, या डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए, जितना इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया गया है, तो आपका वर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले अभी शॉर्टकट में अगले यूनिट पूरा यूनिटी वर्क एनर्जी पावर है, वहां वर्क को बहुत डिटेल में समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ शॉर्टकट में वर्क कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको सिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो और वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आ जाता है। लेकिन यहां पर आपसे कहा गया है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मालूम करना, और वो भी विदाउट एक्सेलरेशन, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो पहले विदाउट एक्सेलरेशन का मीनिंग समझ लें। एक्सेलरेशन बॉडी में कब नहीं होता, उसके 2 कंडीशन है। या तो फोर्स लगे ही नहीं, तब एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स लगने से ही एक्सेलरेशन होता है। फोर्स ही कारण है एक्सेलरेशन का, फोर्स ही कॉज है एक्सेलरेशन का। दूसरा कंडीशन तब हो सकता है जब नेट फोर्स 0 हो, यानी एक से ज्यादा फोर्सेस लगे और वो एक दूसरे को कैंसिल भी कर रही हैं। तो हमें ऐसा ही वर्क निकालना है जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाए लेकिन बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ऐसा कैसे होता है उसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूं। इस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम एक फोर्स लगाते हैं जिसको नाम हम देते हैं अप्लाइड फोर्स, और ये अप्लाइड फोर्स को कई कई जगहों पर P से भी डिनोट किया गया है। आप किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, F से मत करना, क्योंकि F से हम किस फोर्स को डिनोट करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को। अब जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इसको पुल करने के लिए, उसको आप AF से भी डिनोट कर सकते हो, P से भी, वो आपने लगाई, फ्रिक्शन अपने आप ही लग जाएगा, बताया गया था इस डायरेक्शन में। और अगर आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह S डिस्टेंस ट्रैवल करे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे, S,
जिस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम वर्क निकालेंगे। तो बिना एक्सेलरेशन ऐसा करने के लिए अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। अगर आपने अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाई फ्रिक्शन से तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करोगे और वो जीरो नहीं आएगा। जीरो कब आएगा? जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, ऑपोजिट तो है ही। तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए आप अप्लाइड फोर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे एस से, या आप ऐसा भी कह सकते हो अप्लाइड फोर्स आपने पी लिया है, उसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे। अप्लाइड फोर्स को पी से डिनोट किया है क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स को आप एफ ना बोल के पी बोल रहे हो, लेकिन आप बोलते हो कि मुझे बिना एक्सेलरेशन जाना है, तो फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, पी शुड बी इक्वल टू एफ। एक्सेलरेशन ना होने के लिए पी और एफ इक्वल होने चाहिए, ये दोनों फोर्स इक्वल ऑपोजिट होंगे, तब ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी बिना एक्सेलरेशन। नेट फोर्स 0 होने पर बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, और मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ये आपको समझाया गया था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। A body will remain at rest or it will move with uniform velocity if the net force acting on the body is 0. और नेट फोर्स का मतलब या तो बॉडी पर फोर्स लगी नहीं और लग रही है तो एक दूसरे को सारी फोर्सेस कैंसिल कर रही हैं। तो यहाँ देखो आर को mg कैंसिल कर रहा है और अप्लाइड फोर्स को f कैंसिल कर रहा है। तो ये बॉडी चलेगी अगर तो बिना एक्सेलरेशन चलेगी। तो यहाँ p की जगह हम चाहें तो f लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं f? क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं और ये f फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज में आपको पढ़ाया गया था। यहां लिख देता हूं वेयर f इज इक्वल टू म्यू आर, देयरफॉर वर्क आपका आ गया, फोर्स की जगह म्यू आर लिखा है और साथ में s लिखा है, और r की वैल्यू को आप mg के इक्वल बोलते हो, होती ही है। हॉरिजॉन्टल वाले केस में r को कौन बैलेंस कर रहा होता है? mg। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होता है, डायरेक्शन भले ही ऑपोजिट है। तो अगर बिना एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो उसका ये फॉर्मूला बन गया। कैसे बना वो आपको पता चला है। वर्क डन के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं जितना बॉडी चली होती है। मान लो इस बॉडी ने एस डिस्टेंस कवर किया था, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट में दोनों सेम है। और अप्लाइड फोर्स की जगह आप पी लिखते हो क्योंकि आपने उसे पी से डिनोट किया है। और अगर आप बिना एक्सेलरेशन जा रहे हो तो ये पी फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स 0 होगा। पी की जगह आप एफ लिखते हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू आर होता है, आर की जगह mg लिखा है। ये फोर्स का फॉर्मूला, ये वर्क का फॉर्मूला आ गया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विदाउट एक्सेलरेशन और वो भी कौन से केस में? ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब आपको बाकी के दो केसेस भी दिखा देते हैं, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके सामने उसी टॉपिक का नेक्स्ट केस है। टॉपिक क्या था? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विदाउट एक्सेलरेशन। और उसमें सेकेंड केस है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी वही चीज फाइंड आउट करनी है हमें। क्या चीज फाइंड आउट करनी है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विदाउट एक्सेलरेशन।
लेकिन केस क्या है, मेन हेडिंग तो वही है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विदाउट एक्सेलरेशन। केस क्या है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब की बार हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नहीं रखा है ऑब्जेक्ट, अब की बार रखा है इंक्लाइंड प्लेन पर, और उसे ले जाना है किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इंक्लाइंड प्लेन पर रखे होने के बाद एक काम तो आपको करना ही है सबसे पहले, आगे सिचुएशन कुछ भी हो, mg इस डायरेक्शन में हमेशा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, उसी को पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये एंगल होगा थीटा, ये होगा mg cos थीटा। इसे हटा के मैं इसीलिए यहां लिख देता हूं, ये फोर्स mg, ये mg cos थीटा, और ये हो गया आपका mg sin थीटा। ये काम तो इंक्लाइंड प्लेन पर रखे जाने के बाद हमेशा होना ही है। उसके बाद आपको सिचुएशन में जाना है। अब अगर आप इसको कुछ भी छेड़ोगे नहीं तो ये mg sin थीटा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन यहां कहा गया है कि आप इस बॉक्स को इंक्लाइंड प्लेन पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो। जब आप इसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो तो आपको जो फोर्स लगानी पड़ रही है, जिसे हम अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर लो, F से नहीं करना, क्योंकि F से हम फ्रिक्शन को डिनोट करेंगे। तो आप जब इसको ऊपर की तरफ खींचना शुरू करते हो, तो अब आपको बताया था फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर आप इसे खींचते नहीं तो mg sin थीटा नीचे की तरफ इसे लाने की कोशिश करता और फ्रिक्शन लग जाता यहां, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा होता है या होने वाला होता है उसके ऑपोजिट लग जाता है। आपको हेडिंग बहुत डिटेल में बड़ी लंबी कहानी सुनाई थी, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब आपने इसको पुल किया यहां तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली यहां लग जाएगा, क्योंकि आप उसे इधर पुल कर रहे हो तो आप उसे इधर ले जाना चाहते हो। जिधर बॉडी मूव करना चाहती है फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट आ जाता है, खुद को एडजस्ट करके। अब आप वर्क जब फाइंड आउट करोगे तो आप लिखोगे P इंटू S। P वो फोर्स जो आप लगा रहे हो और S वो डिस्टेंस जो ये ऑब्जेक्ट चलेगा ऊपर की तरफ। लेट अस सपोज मैं इसको S, ये डिस्टेंस जितना या डिस्प्लेसमेंट जितना चलेगा वो S हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस बॉडी में ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन न हो, तो आप इस बात का ध्यान रखना, वेयर P शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस F। आपके द्वारा लगाई गई फोर्स अगर इन दोनों फोर्सेस के बिल्कुल इक्वल हुई, तभी वो फोर्स इन दोनों के सम को, यानी इन दोनों के टोटल को कैंसिल करेगी, और तभी नेट फोर्स जीरो होगा, और तभी नेट फोर्स जीरो होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी आपको इतनी फोर्स लगानी है जो अकेली फोर्स mg sin थीटा और फ्रिक्शन वाली फोर्स को बैलेंस कर सके, क्योंकि हमारी कंडीशन है विदाउट एक्सेलरेशन। तो जो भी आप फोर्स लगाओगे उसके फ्रिक्शन तो ऑटोमेटिकली अपोजिट लग जाएगा। mg sin थीटा पहले से ही है, इन दोनों की कुल मिलाकर फोर्स, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों की कुल मिलाकर फोर्स आपको इधर लगानी है टू मूव द बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन टू मेक द नेट फोर्स जीरो। तो देयरफॉर आपका वर्क आ जाएगा, P की जगह आप लिखोगे mg sin थीटा प्लस F, और साथ में मल्टीप्लाई करोगे S से, और वेयर F की वैल्यू आप जानते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं म्यू आर, वेयर R इज इक्वल टू, एक और इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है, जब तक हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता है
यानी ऐसा देख रहे हैं, जब तक हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता है ऐसा सरफेस, तो आर की वैल्यू mg के बराबर होती है, क्योंकि आर mg को बैलेंस कर रहा होता है। लेकिन इस केस में गौर से देखें, देख रहे हैं यहां पर आर जो है वो mg को बैलेंस नहीं कर रहा, आर जो है वो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए याद रखें, साफ दिख भी रहा है कि आर अब mg को नहीं, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। mg तो अब रहा ही नहीं, mg दो टुकड़ों में टूट गया, mg cos थीटा और mg sin थीटा, इसमें से हर कंपोनेंट जो काम कर रहा है वो आपको दिख रहा है। तो r is not balancing mg, it is balancing mg cos थीटा। तो देयरफॉर f की वैल्यू आपके पास बनेगी म्यू, और साथ में r है उसकी जगह mg cos थीटा, और f की ये वैल्यू बन गई तो w की वैल्यू बनेगी, देयरफॉर w बनेगा mg sin थीटा, तो एज इट इज रहेगा, प्लस साथ में f है, f की वैल्यू क्या हो गई, म्यू mg cos थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई करके जो s, ये s है जो वो वैसे वैसे रहेगा। तो अब आपके सामने ये फॉर्मूला बन गया है वर्क का, जो वर्क करना पड़ेगा इस बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ ले जाने, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। और उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, आपने जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई, mg sin थीटा तो पहले ही नीचे लग रहा था, इधर लग रहा था, फ्रिक्शन भी इस तरफ लगता है, और इन दोनों का सम p के बराबर होना चाहिए, तब नेट फोर्स 0 होगी, क्योंकि हमें वर्क निकालना है विदाउट एक्सेलरेशन। अब बच्चों को एक टास्क दिया जा रहा है, जो टास्क बच्चे कंप्लीट करेंगे, और अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और बता सकते हैं, तो मैं उनको समझाऊंगा। अगर ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम आई तो उनके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, अगर किसी को एक आध बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसे सेपरेटली समझा दिया जाएगा। आपका टास्क है, ये इसका सेकंड केस था, जो थर्ड केस है अब आपको फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला और मुझे सेंड करना है। थर्ड केस है ऑन एन inclined plane in downward direction। सेम सिचुएशन में अगर आपको इस इंक्लाइंड प्लेन पर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचने के बजाय नीचे की तरफ ले जाना हो, तो आपकी अप्लाइड फोर्स इधर लगने के बजाय P इस तरफ लग जाएगा। और मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता देता हूं, सॉल्व आपको करना है, सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं कि इंक्लाइंड प्लेन पर यह सिचुएशन तो हमेशा ही रहता है, चाहे आप उसको मूव कराओ या ना कराओ। अब आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो आप इस तरफ लगाओगे P, क्योंकि आप इसको नीचे ले जाना चाहते हो। अप्लाइड फोर्स इधर लगते ही या लगाते ही कहना चाहिए, आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऐसे लगने लगेगी। और इस सिचुएशन में अप्लाइड फोर्स और mg sin थीटा यानी P प्लस mg sin थीटा, इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए किसके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तभी
इन दोनों का सम जब फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा तभी इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगी। पिछले केस में आपकी फोर्स इधर लग रही थी, फ्रिक्शन इधर लग रहा था, तो इन दोनों का फ्रिक्शन और mg sin थीटा का सम आपकी फोर्स के इक्वल लेना पड़ा था क्योंकि नेट फोर्स 0 करनी थी। अब आपने अगर इधर फोर्स लगाई है, फ्रिक्शन इधर फोर्स लगाता है, तो आपकी लगाई फोर्स और mg sin थीटा दोनों मिलकर अगर फ्रिक्शन के बराबर होंगे तब नेट फोर्स 0 होगा। तो आपकी ये कंडीशन आ गई है कि P प्लस mg sin थीटा F के इक्वल होना चाहिए। फॉर्मूला आपका W इक्वल टू P इंटू S रहेगा। बस आपको जैसे आपने P का वैल्यू निकाला, आपको यहाँ से P का वैल्यू निकालना है और उस P के वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनाकर मुझे पिक्चर क्लिक कर सेंड करेंगे और इसी आर्टिकल के साथ थ्योरेटिकली आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम आपको एक क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर का, जो आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है और हमें सेंड करना है। उसके डिफिकल्टीज के लिए आपको अलग से एक क्लास अपलोड कर दी जाएगी। तो अब हम इस यूनिट के लास्ट चैप्टर को शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, जो कि है सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स का लास्ट चैप्टर है और ये यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद सर्कुलर मोशन के बाद फिर हम शुरू करेंगे यूनिट 4 यानी वर्क एनर्जी पावर। तो ये फ्रिक्शन चैप्टर यहाँ इस लेक्चर के साथ थ्योरेटिकली फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और ये फॉर्मूला मुझे सॉल्व करके सेंड करें एज सून एज पॉसिबल। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।